गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हिंदी विषय में क्षितिज बाग के पाठ 2 ल्हासा की ओर ये पाठ आपको पढ़ाया जाएगा और इसमें तिब्बत की यात्रा के बारे में लेखक ने राहुल जी जो है उन्होंने अपना वर्णन तिब्बत की यात्रा का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है और वहाँ का रहन सहन, वहाँ का व्यक्तित्व और किस प्रकार वहाँ के लोग रहते थे और उन्होंने किन कठिनाइयों का सामना वहाँ तिब्बत की यात्रा में किया, ये आपको इस पाठ में बताया गया है। ल्हासा की ओर पाठ में लेखक राहुल द्वारा सन 1930 ईस्वी में की गई तिब्बत यात्रा का वर्णन है। नेपाल से तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग प्राचीन समय में ही महत्वपूर्ण रहा है। फरीकल्डी पोर्ट मार्ग खुलने से पहले नेपाल और भारत के साथ तिब्बत में व्यापार का यही मार्ग था। यहीं से वो तिब्बत और भारत का आयात निर्यात किया जाता था। इस मार्ग का सैनिक कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता था। आज उसमें से कुछ किलों में तिब्बती किसानों की बस्तियां बसी हुई हैं। तिब्बती समाज के बारे में लेखक ने कहा कि तिब्बती समाज खुला हुआ है, जहाँ जाति पाति, छुआछूत और पर्दा प्रथा नहीं है। अपरिचित लोग भी एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं और चाय बनाकर या बनवाकर पी सकते हैं। अपने साथी सुमति की वजह से उन्हें रहने का स्थान भी अच्छा मिल गया। तिब्बती समाज जो है बहुत ही खुले विचारों का है। पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। व्यक्ति एक घर से दूसरे घर में जाते हैं और अपनेपन से, खुलेपन से वहाँ भोजन की व्यवस्था करवाते हैं या स्वयं करते हैं और चाय बनाकर या बनवाकर भी पी लेते हैं। तो लेखक का एक साथी सुमति, जिनकी वजह से उन्हें रहने का स्थान भी मिल गया। डांडा ठोडला की यात्रा बड़ी खतरनाक थी। यहाँ दूर दूर तक बस्तियाँ नहीं थी और लेखक को भिखमंगे वेश के कारण डाकुओं की चिंता भी नहीं थी। उस वक्त लेखक ने अपने जो व्यवहार, उनका व्यक्तित्व था, वो बिल्कुल उनका रहन सहन भिखमंगों की तरह बना लिया था, क्योंकि वहाँ की यात्रा जो थी डांडा ठोडला की यात्रा बहुत खतरनाक थी और दूर दूर वहाँ किसी प्रकार का रहवास नहीं था, कोई बस्तियाँ नहीं थी। इसलिए लेखक ने भिखमंगों का रहन सहन अपनाया और वहाँ डाकुओं की चिंता उन्हें नहीं थी कि यदि डाकू आ भी जाएगा तो वो यही कहेगा कि इनके पास तो कुछ नहीं है। जहाँ कहीं ऐसा संकट आता था वह टोपी उतार कर, जीभ निकाल कर कुची कुची एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे। वहाँ संकट अधिक थे और संकट में जैसे उनको दिखता था कि अब हमारे ऊपर विपत्ति आने वाली है, तो वहाँ अपनी टोपी उतार कर और जीभ निकाल कर कुची कुची एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे। लेखक ने मार्ग के सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों से सजे हुए थान बने हुए थे, उनके दर्शन किए। टिंडरी से शेखर विहार तिंडरी समाधि गिरी था। वहाँ की यात्रा भी बहुत कष्टप्रद थी। देर से चलने के कारण कोई बोझा ढोने वाला नहीं मिला। तो इस प्रकार लेखक ने तिब्बत की यात्रा का वर्णन करते हुए कहा है कि वहाँ बड़े ऊंचे स्थान पर हमने डांडे की देवता का दर्शन किए और जहाँ तिंडरी बिहार की समाधि थी, वहाँ एक गिरी था, मठ था। वहाँ की यात्रा बहुत कष्टप्रद रही। समय से ना चलने के कारण बोझा ढोने वाला कोई नहीं मिला, स्वयं को ही बोझा ढोना पड़ा। साथ ही तिब्बत की सर्दी गर्मी भी झेलनी पड़ी। यहाँ एक मंदिर में बौद्ध धर्म के 103 हस्तलिखित ग्रंथ थे। लेखक ने वहीं अपना आसन लगाया और पुस्तकों के अध्ययन में डूब गए। लेखक को बहुत ही आनंद आता था जब कहीं उनको पढ़ने या पढ़ाने का सामग्री मिल जाती थी। तो वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के 103 हस्तलिखित ग्रंथ एक मंदिर में देखे और लेखक वहीं अपना आसन जमाकर वहाँ अध्ययन करने लगे और इस प्रकार अध्ययन में डूब गए और दोपहर बाद लेखक ने आगे की यात्रा आरंभ की। इस प्रकार ल्हासा की ओर तिब्बत की यात्रा का
एक सुंदर वर्णन करते हुए, अपनी कठिनाइयों को बताते हुए कि किस प्रकार वहाँ पे उन्होंने अपना व्यक्तित्व है भिखमंगे की तरह बिताया और यात्रा बहुत कठिनाई से की, और इस प्रकार तिब्बत की यात्रा का बहुत ही सहज, सुंदर और सुबोध भाषा में उन्होंने ये वर्णन किया। तो इस पाठ का समापन यही होता है। ल्हासा की और तिब्बत की यात्रा का बहुत ही सुंदर वर्णन है।